नमस्कार। आजकल चर्चा में क्यों है इस श्रृंखला के तहत आज फिर एक नए व्यक्तित्व के बारे में जानकारी लेकर आपके बीच उपस्थित हूं। आप देख रहे हैं जस्टिस विद प्रोफेसर राकेश कुमार परमार। मेरे इस YouTube चैनल्स पर आप पाएंगे ज्वलंत विषयों और समसामयिक विषयों से जुड़े हुए मुद्दों पर अपनी एक बेबाक राय कि देश इनके बारे में क्या सोचता है। मेरे इन वीडियो कार्यक्रम का एकमात्र उद्देश्य शैक्षणिक उद्देश्य है। इसका किसी भी संस्था या व्यक्तियों के समूह आदि के बारे में सोशल मीडिया और देश के अन्य मीडिया संस्थानों में क्या चल रहा है, देश क्या सोच रहा है, उसके बारे में विचार प्रस्तुत करना है। यह कार्यक्रम पूर्णतः व्यक्तियों की निजता और गोपनीयता और कॉपीराइट एक्ट के नियमों का पालन करता है। फिर भी यदि किसी को कोई असहमति हो तो यदि वह लिखित में सूचित करते हैं तो उस सामग्री को मैं हटा दूंगा। लेकिन यहाँ पर मैंने जो भी सामग्री ली है वह सार्वजनिक तौर पर जो उपलब्ध है उसी को मैंने यहाँ पर उपयोग किया है। तो आज हम बात करेंगे डॉक्टर विवेक देबरॉय के बारे में। डॉक्टर विवेक देबरॉय 15 अगस्त से बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा चर्चा में है। तो आखिर कौन है विवेक देबरॉय? ऐसा क्या किया उन्होंने जो वे चर्चा का विषय है और पूरे देश में चर्चा का विषय है? तो डॉक्टर विवेक देबरॉय के बारे में जानिए। डॉक्टर विवेक देबरॉय जो है वो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू पीएम यानी प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री को आर्थिक मुद्दों पर सलाह देने वाली एक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष यानी चेयरमैन है। यह सलाहकार परिषद एक गैर संवैधानिक निकाय है जिसकी नियुक्ति शासन द्वारा यानी केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। जैसे ही केंद्र स्तर पर सत्ता परिवर्तन होता है, इस इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के सदस्य और चेयरमैन आदि सब बदल दिए जाते हैं। वर्तमान समय में जो केंद्र सरकार है उसमें माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और उनके जो मंत्रिपरिषद है उनको आर्थिक मुद्दों पर सलाह देने के लिए इस परिषद का अस्तित्व है या इस प्रकार की परिषद का गठन किया जाता है। इस परिषद को लेकर वर्तमान में ये चर्चा में क्यों है? तो इसके चर्चा में रहने का और डॉक्टर विवेक देबरॉय के चर्चा में रहने का जो प्रमुख कारण है वो है कि इन्होंने 15 अगस्त को यानी अभी जो 15 अगस्त 2023 गया, इसको इन्होंने एक आर्टिकल लिखा और उस आर्टिकल में इन्होंने भारतीय संविधान को बदलने के बारे में बात कही। उन्होंने ये लिखा कि अब इस संविधान वी द पीपल यानी हमारे भारतीय संविधान की जब हम प्रीएम्बल की बात करते हैं तो हम भारत के लोग वी द पीपल ऑफ इंडिया, तो उनका ये कहना है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया नाउ एम्ब्रेसिंग द चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम जो है वो चेंज की मांग करते हैं, परिवर्तन की बात करते हैं। यहां तक तो ठीक है, परिवर्तन की बात करते हैं, लेकिन उन्होंने संविधान के ऊपर जो टिप्पणी की है वह बड़ी आपत्तिजनक टिप्पणी है, क्योंकि उनका कार्य सलाह देना है आर्थिक मुद्दों पर। लेकिन उन्होंने अपने लेख के माध्यम से यह कहा है कि भारत का जो संविधान है वह 1935 के एक्ट की कॉपी है। ये बात उन्होंने लेख में कही और ये बेहद आपत्तिजनक है और उन्होंने इसे एक कॉलोनियल डॉक्यूमेंट्स यानी औपनिवेशिक दस्तावेज कहकर उसे उल्लेखित किया है। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि अनुसंधान या रिसर्च, उन्होंने अपने पूरे आर्टिकल में एक कोट किया है और कहा है कि ये काफी लंबा समय है, 17-18 साल में तो संविधान जो है वो पुराना हो जाता है, उसमें बदलाव किया जाना चाहिए। 15 अगस्त जैसे महत्वपूर्ण दिन पर इतने जिम्मेदार व्यक्ति द्वारा इस प्रकार के बयान दिए जाने से पूरे देश में एक विशेष कहना चाहिए बहुत ज्यादा खलबली मच गई और फिर सरकार जो है डैमेज कंट्रोल में जुटी और डैमेज कंट्रोल में जुटने के बाद सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा। अब सरकार को बैकफुट पर क्यों आना पड़ा, उसके पहले आप देख रहे हैं स्क्रीन पर ये जो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू पीएम है, इसके चेयरमैन जो है वो डॉक्टर विवेक देबरॉय है। इसमें 2 मेंबर्स हैं और बाकी जो है इसमें पार्ट टाइम मेंबर्स है। कुल मिलाकर 9 सदस्य इस काउंसिल में होते हैं जो सरकार को सलाह देते हैं। जब विवाद आगे बढ़ा और सोशल मीडिया पर ये ट्रेंड करने लगा
तो उसके बाद जो है सरकार ने एक ट्वीट किया, यानी किसने ट्वीट किया, इकोनॉमिक काउंसिल एडवाइजरी जो है उसी ने, ट्विटर जो कि वर्तमान समय में एक्स के नाम से जाना जाता है, तो उसमें उन्होंने कहा कि ये जो है डॉक्टर विवेक देव रॉय की एक निजी विचार है, इसका सरकार के विचारों से कोई लेना देना नहीं, ये सरकार के विचारों को प्रकट नहीं करता है। बाद में डॉक्टर विवेक देव रॉय ने भी विभिन्न समाचार एजेंसियों को जो अपने कहना चाहिए साक्षात्कार या अपना वर्जन जो उपलब्ध कराया, उसमें उन्होंने यही कहा कि भाई बौद्धिकता की रक्षा होनी चाहिए, ये मेरे अपने निजी विचार है, इनसे सरकार का कोई लेना देना नहीं है, और मैंने अपने ये विचार जो है निजी कैपेसिटेंस में व्यक्त किए हैं, व्यक्तिगत राय है। तो यहां पर प्रश्न उठता है कि प्रधानमंत्री को या भारत सरकार को आर्थिक मुद्दों पर सलाह देने वाली सलाहकार परिषद का अध्यक्ष यदि संविधान में बदलाव की बात करता है तो वह उसके निजी विचार है, और वहीं एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक टीचर, एक शिक्षक जब निर्वाचन के अंतर्गत निर्वाचन व्यवस्था में, क्योंकि प्रजातंत्र में निर्वाचन प्रक्रिया एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया के शोधन की बात करता है, उसमें जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों के चुनने की बात करता है, तो उसे वह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अपनी नीति का उल्लंघन मानता है और उस पर्टिकुलर शिक्षक को जो है वो बाहर कर देता है अपनी कहना चाहिए अपने संगठन से। तो क्या वहां पर करण सांगवान के विचार निजी विचार नहीं हो सकते? चाहता तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ये कहकर उससे अपना पल्ला झाड़ सकता था कि भाई ये करण सांगवान के अपने निजी विचार है, इससे हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का या हमारे संगठन का कोई लेना देना नहीं है, बात वहीं खत्म हो जाती। लेकिन वहां पर करण सांगवान जो एक शिक्षक के रूप में अपने विद्यार्थियों को बता रहा है कि हमें जनप्रतिनिधियों का चयन करने में किस प्रकार से कार्य करना चाहिए, तो वहां पर जो है वो उसके निजी विचार नहीं होते। यानी एक शिक्षक जब पढ़ाएगा, तो भाई शिक्षक जब पढ़ाएगा तो शिक्षक क्या पढ़ाएगा, अपने अनुभवों के आधार पर ही तो पढ़ाएगा। शिक्षक सामग्री कहां से लाएगा? वो जो देखता है, समाज में जो होते हुए देखता है, उसी को तो अपने विद्यार्थियों के साथ साझा करता है। तो एक इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल का जिम्मेदार चेयरमैन अपने व्यक्तिगत कैपेसिटीज में राय व्यक्त कर सकता है, लेकिन एक शिक्षक को अपने विचार जो है वो व्यक्त करने का अधिकार नहीं। उससे कहा जाता है कि आप जो है भ्रमित कर रहे हैं विद्यार्थियों को। भाई विद्यार्थियों को भ्रमित करने वाली कौन सी बात होती है? जब तक हम विद्यार्थियों के सामने अलग अलग पहलू नहीं रखेंगे, उनके बारे में चर्चा नहीं करेंगे, तब तक इस देश को हम विश्व गुरु कैसे बना पाएंगे? क्या शिक्षकों की आवाज को दबाकर हम विश्व गुरु बनेंगे? नहीं। हमारा देश जो है वो पुनः विश्व गुरु तभी बन सकता है जब हमारे देश में पढ़ने लिखने की आजादी हो, विचारों को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता हो, शोषण और अन्याय के विरुद्ध अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार हो। यदि ऐसा नहीं है तो फिर हमारे देश के विकास में बड़ी रुकावटें आएंगी। तो यदि आपने अभी तक मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप इसे सब्सक्राइब करिए। मैं कोशिश करूंगा कि रोज आपके बीच नए नए विषयों को लेकर आपके बीच में उपस्थित हूं जो वर्तमान में चर्चा में है। और इस श्रृंखला के तहत जो भी मैं विचार व्यक्त कर रहा हूं, मैं पुनः कह रहा हूं कि ये सब भारतीय संविधान में प्राप्त मौलिक अधिकार और साथ ही साथ भारतीय संविधान में 51 क अनुच्छेद 51 क में एक नागरिक को दिए गए मूल कर्तव्य के सही सही परिपालन करते हुए व्यक्त किए जा रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप ज्यादा से ज्यादा अपने कमेंट्स कर मुझे बताइए कि आप किस प्रकार के वीडियोस चाहते हैं। तो